अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की भरी अदालत में ऐसी पोल खुली कि जिसे देख हाईकोर्ट के जज भी चौंक गए। केजरीवाल और उनकी सरकार पिछले 9 सालों से दावा करते आ रहे हैं कि दिल्ली शिक्षा मॉडल दुनिया का सबसे बेहतर मॉडल है, लेकिन पता चला कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूल्स में न डेस्क हैं न किताबें। क्लासरूम के नाम पर तबेले नुमा कमरे हैं जिसमें बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिए जाते हैं। हद तो ये कि एक ही क्लास में एक साथ 2 शिक्षक होते हैं। इतिहास पढ़ा रहा होता एक शिक्षक तो दूसरा भूगोल। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हालत देख हाई कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि यहाँ बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि उसका जीवन बर्बाद किया जा रहा है। असल में हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम और राज्य सरकार के स्कूल्स का निरीक्षण किया गया और इन स्कूल्स के निरीक्षण की रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई। रिपोर्ट में निगम के 6 लाख और दिल्ली सरकार के 10 लाख छात्रों की बदहाल स्थिति पढ़ने के लिए मजबूर होने का ब्यौरा देख अदालत भी चौंक गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल की ओर से पेश रिपोर्ट को देखकर कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हालत बेहद भयावह है। बदहाल पड़े स्कूल्स की रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूलों में इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, डेस्क टूटे पड़े हैं, कक्षाओं में क्षमता से अधिक बच्चे बैठते हैं, कई स्थान पर खतरनाक घोषित कर दी गई इमारतों में स्कूल चलाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखकर नगर निगम और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। बेंच के सामने अधिकारी ने रिपोर्ट पर सहमति जताई। बेंच ने इस पर कहा कि जो भी अधिकारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। बेंच ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर बता रही है कि शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी स्कूल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल्स में पढ़ रहे 6 लाख बच्चों को अभी तक कॉपी किताब और अन्य सामग्री नहीं मिली है। बैठने के लिए डेस्क खस्ता हाल हैं। भजनपुरा स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 वर्ष से टीन शेड में चल रहा है। यहाँ दोनों शिफ्ट्स में 3600 बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी डेस्क टूटे हुए हैं। यमुना विहार के ब्लॉक C1 स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में भी 2 शिफ्ट्स में स्कूल चलते हैं। सुबह की शिफ्ट में 5 से 6 हजार छात्राएं पढ़ती हैं। एक सेक्शन में 70 से 80 छात्र हैं। इसी परिसर में एक पुरानी इमारत है जिसका नवीनीकरण चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह कि अधूरी इमारत स्कूल्स को सौंप दी गई है। गोकुलपुर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में हालत यह है कि साइंस लैब, आर्ट लैब और लाइब्रेरी में भी कक्षाएं चल रही हैं। एक कक्षा में 150 छात्र बैठते हैं। स्कूल की इमारत को खतरनाक घोषित किया जा चुका है। बदरपुर गांव स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में 2 शिफ्ट्स में 3600 छात्र पढ़ रहे हैं। हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या से छात्र जूझते हैं। पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद बेंच ने कहा कि किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी के बच्चे इन स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे। यही समस्या है। हमारी अगली पीढ़ी का क्या होने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जेलें भरी हुई हैं। ये मुद्दा इसलिए उजागर हुआ क्योंकि ये हाईकोर्ट में आया। बेंच ने शिक्षा सचिव को कहा कि आपको वहां जाना चाहिए। वरिष्ठ लोग निगरानी नहीं कर रहे। बेंच ने शिक्षा सचिव को इस बाबत विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शिक्षा सचिव ने कहा कि जल्द ही इन कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने के साथ दिल्ली सरकार के सारे मंत्री कामकाज छोड़ बयानबाजी में लग गए। इस वजह से रोजमर्रा के काम तक सही तरीके से नहीं हो पा रहे और ऐसी स्थिति बन रही है तो दिल्ली में अराजकता फैलने का खतरा है। दिल्ली में अस्पतालों में कॉटन तक नहीं है और स्कूल्स के नाम पर तबेले चल रहे हैं जिसमें बिना बुनियादी जरूरतों के लाखों बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जिस शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करके केजरीवाल की सरकार पूरी दिल्ली को सालों तक अंधेरे में रखती रही, उसकी हकीकत आज सबके सामने है। ऐसे में जब LGV के सक्सेना किसी मंत्री से बात करना चाहते हैं तो मंत्री बात करने की जगह कीचड़ उछाल सियासत करने में लग जाता है। आतिशी मार्लेना से लेकर सौरभ भारद्वाज तक, गोपाल राय से लेकर कैलाश गहलोत तक सबकी एक ही कहानी है। इससे परेशान होकर LGV के सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। पत्र की जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में हड़कंप मच गया। उन्हें लगने लगा कि LG राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत की गई है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं में राष्ट्रपति शासन को लेकर घबराहट और बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा में एक विधायक ने दावा किया कि भाजपा हमें डराने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अफवाह फैला रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री उपराज्यपाल के साथ बैठक करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की बजाय उनकी अनदेखी कर रहे हैं। LG के पत्र में कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उसके बाद के घटनाक्रम के मद्देनजर उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और वन आदि विभागों से संबंधित दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था।
उपराज्यपाल ने 29 मार्च 2 अप्रैल को 2 बार मंत्रियों के साथ बैठक के लिए कहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मुद्दों को सुलझाने के बजाय सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालने में लिप्त हैं। वह उपराज्यपाल से मिलने से इनकार कर चुके हैं, जबकि अन्य मंत्रियों में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी ने भी असंवेदनशीलता दिखाई और नागरिकों को प्रभावित करने वाले दैनिक मुद्दों पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। पत्र में कहा गया कि उपराज्यपाल द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रियों को सूचित किया गया, लेकिन उन सभी ने ईमेल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने पत्र में कहा कि उपराज्यपाल का मानना है कि इस प्रकार की बैठक आवश्यक थी, जिससे सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से शासन के नियमित कार्यों में बाधा नहीं आए। एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से दिल्ली की सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए जाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी को संविधान समझना चाहिए। वे किन विषयों का जिक्र कर रहे हैं? पानी, स्वास्थ्य, पर्यावरण व वन विभाग का ये चुनी हुई सरकार का विषय है। चुनावी मौसम में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का दिल भी सियासी हो गया है। वे एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए मचल रहे हैं। इस बार वे अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वजह ये कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के हाथों मात खाने के बाद अमेठी छोड़कर खिसक गए, इसलिए परिवार की सीट पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना दावा ठोक दिया। माना जा रहा है कि इसके पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा कैंप की सोची समझी रणनीति है। इसलिए रॉबर्ट ने हाल ही में कहा था कि अगर पार्टी मौका देगी तो वे अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अमेठी के अलावा देश भर से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेठी की राजनीति की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने साल 1999 के बाद से वहां पर प्रचार संभाला, मैं जाता रहा हूं। इस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस को खुला संदेश दे दिया। लेकिन पार्टी की मुसीबत यह है कि वो रॉबर्ट वाड्रा को सक्रिय राजनीति में उतरने का मौका नहीं देना चाहती। वजह यह कि जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय राजनीति में आए, पार्टी के अंदर एक और पावर सेंटर बन जाएगा। दूसरा ये कि पार्टी पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप नए सिरे से चिपक जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब पार्टी छोड़ जाने वाले नेता से लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक राहुल गांधी को ब्रेक लेने की सलाह दे रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी कुछ दूसरी तरफ संकेत देती है। हालांकि साल 2019 में रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से टिकट के लिए बेचैन थे, लेकिन उन्हें तब भी टिकट नहीं दिया गया। रॉबर्ट वाड्रा खुद जरूर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद रॉबर्ट वाड्रा के दावों से असहज है और चाहती है कि वो राजनीति से दूर ही रहें। इसकी वजह यह है कि पार्टी में पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सक्रिय हैं। तीनों का ही बड़ा कद है और उन्हें हाईकमान का दर्जा हासिल है। यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव में उतरें या फिर कांग्रेस में सक्रिय भूमिका अदा करें। रॉबर्ट वाड्रा की जैसी इमेज है, उसके चलते भी कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। हरियाणा और राजस्थान में उन पर लैंड डील में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। ऐसी स्थिति में पार्टी नहीं चाहती कि रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय हों, क्योंकि उनके आने से करप्शन और परिवारवाद दोनों ही आरोप पार्टी में नए सिरे से चिपक सकते हैं। कि अब तक अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। अमेठी से स्मृति ईरानी फिलहाल सांसद हैं। साल 2019 में राहुल गांधी अपने ही गढ़ से हार गए थे। चर्चा है कि प्रियंका गांधी को इस बार रायबरेली से कैंडिडेट बनाया जा सकता है, जहां से अब तक सोनिया गांधी सांसद चुनी जाती रही हैं। इसके अलावा अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार हो सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी अब दावेदारी जताने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग महसूस करते हैं कि मुझे यहां से लड़ना चाहिए। उनके पास गलती सुधारने का मौका होगा जो उन्होंने स्मृति जी को चुनकर की थी। मुझे भरोसा है कि यदि मैं चुनाव में उतरा तो वे बड़े अंतर से मेरी जीत तय करेंगे। हालांकि मैं किसी मुकाबले के लिए नहीं उतर रहा हूं, जबकि स्मृति जी ने तमाम बेजा आरोप मुझ पर भी लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सौरभ भारद्वाज को पता था कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। और हुआ भी वही। हाईकोर्ट ने न सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया, बल्कि जमकर खरी खोटी भी सुनाई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडी का रास्ता भी साफ हो गया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये केस जमानत पर सुनवाई का नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है। ईडी ने जो तथ्य अदालत के सामने रखे, उसके मुताबिक केजरीवाल व्यक्तिगत और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलों के नाम पर
फुग्गे उड़ाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों की जमकर धज्जियां कोर्ट ने उड़ाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है कि अब तक के सबूत ये बताते कि केजरीवाल संयोजक हैं। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने शरत रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, न कि जांच एजेंसियां तय करती हैं। अगर सवाल उठता तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि केजरीवाल गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जज ने केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि जिसमें गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही कहा था कि ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। जज ने कड़े शब्दों में कहा कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं, जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। सीएम सभी के लिए कानून बराबर है। जज ने यह भी कहा कि गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं, सीएम के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज जाने को भी चुनौती दी गई थी। ईडी की हिरासत के बाद अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए और वर्तमान में वे तिहाड़ में हैं। नई आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ये मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने के लिए क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। ये नीति रद्द की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतिशी मार्लेना खेल तो ब्लेम गेम रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस चक्कर में वे खुद और पूरी सरकार कितने पचड़े में फंसने जा रही है। सवाल पूछ रही बीजेपी को आम आदमी पार्टी भले ही राजनीतिक जवाब दे, सदन से बीजेपी विधायकों को बार बार बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अब हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल की सरकार से वही सवाल पूछ सकती है कि आखिर 9 सालों तक बिना ऑडिट कराए हजारों करोड़ खर्च कैसे कर दिए गए। और तब दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आतिशी ने पहले उल्टे सीधे आरोप लगाए, एलजी और सचिवों पर आरोप लगाए, लेकिन मामला जब अदालत में पहुंच गया तो फिर बातें तथ्यों के आधार पर होंगी, बातों और बयानों पर नहीं। मामला दिल्ली जल बोर्ड का है, जहां बिना किसी ऑडिट के 9 सालों में 28,000 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च कर दी गई। जल बोर्ड के पास अपने पानी तक का पूरा हिसाब नहीं है। इसी वजह से बीजेपी इसे शराब से भी बड़ा घोटाला मानते हुए दिल्ली जल बोर्ड की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। दिल्ली के वित्त सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया, उससे बीजेपी के आरोपों को ताकत मिल रही है। भाजपा ने दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड में शराब से भी बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि बीते 9 वर्षों में 28,400 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है, इसलिए जल बोर्ड के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वित्त सचिव ने यह भी कहा कि जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। बीजेपी का कहना है कि घाटे को पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता पर भार बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी कहती हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, जबकि दूसरी तरफ साल 2016-17 से अभी तक जल बोर्ड के खाते का ऑडिट नहीं किया गया है। उन्हें इतना समझना चाहिए कि ऑडिट के बिना असीमित समय तक किसी भी सरकारी विभाग को पैसा देना गैर कानूनी है। 9 मार्च को मंत्री की ओर से लिखे गए पत्र में कई बातों का खुलासा हुआ है। पत्र से जानकारी मिली है कि 59% पानी से कोई रेवेन्यू नहीं आता। इसके अतिरिक्त 15% पानी का क्या इस्तेमाल होता है, इसका पता जल बोर्ड को नहीं है। मतलब कि दिल्ली जल बोर्ड में 74% पानी का कोई हिसाब नहीं हो रहा। दिल्ली विधानसभा में सत्र के शुरू होते ही हंगामा होने लगा। भाजपा विधायकों की ओर से जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की जाने लगी। इस बीच नारेबाजी और हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सभी भाजपा विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। सत्र के शुरू होते ही भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अपने क्षेत्र करावल नगर की समस्याएं रखी। इसके तुरंत बाद भाजपा विधायकों की ओर से जल बोर्ड मामले पर चर्चा करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी ने जल बोर्ड में घोटाले के आरोप को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा वाले समझ गए हैं कि जनता ये जान गई है अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों की वजह से फंसाया गया है। दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, इसलिए 2 साल की लंबी जांच और 500 रेड के बाद भी कुछ नहीं मिला।
अब भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का एक नया शिगुफा छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तल्ख लहजे में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का साजिशकर्ता कहा और कहा कि इस सबूत से साफ है कि केजरीवाल ने ही रिश्वत की रकम गोवा चुनाव में खर्च के लिए भिजवाई थी, उससे शर्मिंदा होकर आम आदमी पार्टी को अपना मुंह छिपाना चाहिए था, क्योंकि हाईकोर्ट के ताजा फैसले से यह साफ हो गया कि केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी इस बात की जानकारी ले रखी थी कि रिश्वत के पैसे को ठिकाने लगा दिया गया और सबूत मिटा दिए गए। इस हिसाब से ये सब कहते रहे कि एक पैसा नहीं मिला। 2 करोड़ रिश्वत कैश लेने के आरोपी संजय सिंह तो यहां तक कह रहे कि शराब घोटाला ही झूठा है, लेकिन हाईकोर्ट के सामने सबूत रखकर ईडी ने केजरीवाल की बुनी बुनाई साजिश के सारे पुर्जे खोल कर रख दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वजह से अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इससे शर्मिंदा होने की जगह आम आदमी पार्टी अब भी बातें बना रही है और इसका इरादा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का है। सूत्रों का कहना है कि अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में मिली करारी मात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब बुधवार को केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब तक जो तथाकथित आबकारी नीति में हुआ उसको देखकर समझकर ये सब बात कही जा सकती है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की राजनीतिक षड्यंत्र का है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोटों से सीटों से जीतने वाले सीएम को उनकी 2 सरकारों को नष्ट करने का बड़ा षड्यंत्र है। हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ रुपए की बात थी, लेकिन 1 रुपया भी रिकवरी नहीं हुई। तो जांच पर सवाल खड़े होते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गवाहों की गवाही कैसे ली गई, बार बार कोर्ट के सामने ये बात आई है। कैसे गवाहों पर दबाव डालकर वो कहलवाया गया, ईडी कह रही है। चंदन रेड्डी जिसका बयान बदलवाने के लिए दबाव डाला गया, उनको इतना मारा गया कि उनके कान के पर्दे फट गए। अरुण पिल्लई की गवाही बदलने के लिए उन्हें डराया, धमकाया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अपनी गिरफ्तारी के अलावा केजरीवाल जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, उन्होंने ईडी की हिरासत में अपने रिमांड को चुनौती दी थी। मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार के शराब घोटाला के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया। कुछ घंटों बाद ही हाईकोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गए। उसी के साथ संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और दोनों नेताओं ने खास तौर से राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे नेताओं को निशाने पर लिया। इन बड़े झटकों से कांग्रेस उभर भी न पाई थी कि कांग्रेस से एक और प्रवक्ता ने अपना इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने उसी अंदाज में अपना इस्तीफा दिया जिस तरीके से संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ी। वाघमारे कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के पहले थोक के भाव में दिए जा रहे इस्तीफों से कांग्रेस में खलबली मच गई। राजू वाघमारे ने ठाणे में दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे के निवास आनंद आश्रम में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पार्टी को उनके अनुभव से लाभ मिलेगा। उन्होंने घोषणा की कि वाघमारे शिवसेना के उपनेता प्रवक्ता होंगे। शिवसेना में शामिल होने के बाद वाघमारे ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारों की बातचीत के दौरान सांगली और भिवंडी लोकसभा सीटों पर मजबूत दावा करने में कांग्रेस विफल रही। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम और चिंताएं घर कर गई हैं। वाघमारे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व उद्धव ठाकरे के आगे दब चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर भारी उथल पुथल मची हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देखने के बाद ही शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखते हैं। वाघमारे ने कहा कि जब मैं विपक्ष में था तब भी मैंने उनके काम की प्रशंसा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में राजनीति में नकारात्मकता को दूर करने का काम हो रहा है, सकारात्मकता लाई जा रही है और इससे अच्छे लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि विपक्ष को अगले 50 साल के लिए घोषणा पत्र घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पिछले 50 वर्षों में अपने कामकाज और प्रदर्शन का हिसाब देना चाहिए। आधिकारिक आवास वर्षा में राजनीतिक बैठकें आयोजित करने पर विपक्षी नेताओं की आलोचना और आरोपों पर शिंदे ने कहा कि वहां ऐसी बैठकें आयोजित करने में कुछ भी गलत नहीं। शिंदे ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में बचे लोकसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा जल्द हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।